यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर सैलरी का रिवीजन लेक्चर डाल दो। तो चलिए आज आपके लिए सैलरी का रिवीजन लेक्चर। तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 15 ये बोलती है कि सैलरी इनकम सैलरी हेड में कब टैक्सेबल होती है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दैट इज द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, मींस मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉय को जो भी मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब एक बात समझना, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई एम्प्लॉय है वो दो जगह जॉब कर रहा है, तो भी क्या उसको सैलरी मिलेगी? वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सैलरी कब टैक्सेबल होती है, अक्रूअल बेसिस पे या रिसिट बेसिस पे? व्हिचएवर इज अर्लियर। ध्यान रखना, अक्रूअल और रिसिट व्हिचएवर इज अर्लियर रहता है तब टैक्सेबल होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कोई भी सैलरी, कमीशन, बोनस, इवन इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। वो बिजनेस हेड में चला जाता है, तो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, जो एमपी, एमएलए, एमएलसी रहते हैं उनको जो भी सैलरी मिलती है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दे रखा है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, बिकॉज यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दे रखा है, इन दैट केस इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ये होता है कि आपने कोई सैलरी है वो फोरगो कर दी। जैसे हो सकता है ना, आपने जो सैलरी है वो फोरगो कर दी, आपने काम कर दिया, आपकी सैलरी, आपने बोला नहीं मुझे सैलरी नहीं चाहिए, तो भी क्या आपके लिए टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, बिकॉज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द अक्रूअल बेसिस। तो जैसे अक्रूड हो गई वैसे ही आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को क्या करते हैं, सैलरी को सरेंडर कर देते हैं, अगर आप गवर्नमेंट को सैलरी सरेंडर कर देते हैं तो उस केस में ये टैक्सेबल नहीं होता है, ये एग्जेम्प्ट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप सैलरी सरेंडर कर देते हैं तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन आप सिर्फ सैलरी को अगर फोरगो करते हो, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन योर हैंड। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, या जॉब ज्वाइन जब आप छोड़ देते हो उसके बाद में कुछ पैसा मिलता है। अगर आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है देन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, बिकॉज इसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोला जाता है। ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, इस पर्टिकुलर हेड में आप क्या करते हैं? तो सैलरी हेड में आप किसी भी पर्सन की सैलरी की इनकम निकालते हैं। सैलरी की इनकम कैसे निकालते हैं? तो उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं बेसिक सैलरी। तो जो बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। तो बेसिक सैलरी डीए, कमीशन, बोनस, एडवांस, अरियर सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, सुपर एनुएशन फंड, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, परक्यूजिट, इनकी सबकी टोटल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स का एक डिडक्शन मिलता है, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। ये लेस करने के बाद जो भी बचता है दैट इज कॉल्ड योर नेट सैलरी, या मैं बोल सकता हूं लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। अब एक चीज समझना, एक एक नोट अपन समझते हैं। सबसे पहला बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है योर बेस सैलरी। कभी भी जब आप जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें एक बेस सैलरी दी रखी होती है कि इतना तो आपको मिलेगा ही, दैट इज कॉल्ड योर बेसिक सैलरी। एक होता है डियरनेस अलाउंस। अब ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है? तो देखो, बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल होती है, डियरनेस अलाउंस होता है ना वो भी पूरा टैक्सेबल होता है। बट ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, दैट इज द डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है ना वो भी पूरा टैक्सेबल है। मींस जब भी डीए दे रखा है वो डीए पूरा टैक्सेबल होता है। डीए दो तरह का होता है, एक होता है डीए इन टर्म्स और एक होता है डीए नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स डीए किसको बोलते हैं? ऐसा डीए जब आप रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए जो डीए कंसिडर होगा दैट इज कॉल्ड डीए इन टर्म्स। और जो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं होता है दैट इज कॉल्ड डीए नॉट इन टर्म्स। अब एक चीज समझना, डीए को आपको पूरा टैक्सेबल करना है। पहली चीज तो डीए जो भी दे रखा है इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स पूरा टैक्सेबल करना है अंडर द हेड सैलरी। लेकिन एक चीज समझना, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन करोगे वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, तो उस फॉर्मूले में डीए तभी लेना है जब वो डीए इन टर्म्स है। अगर डीए नॉट इन टर्म्स है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है डीए के बारे में, तो आप एक काम करिए, उसको नॉट इन टर्म्स मान लीजिए। अगर डीए के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा तो उसको आप नॉट इन टर्म्स है, नॉट इन टर्म्स मान लीजिए। नेक्स्ट पार्ट इज अ कमीशन। बहुत बार एम्प्लॉय को कमीशन मिलता है एम्प्लॉयर से, तो क्या कमीशन भी टैक्सेबल होता है? आंसर इज यस, कमीशन भी टैक्सेबल है। वो कोई भी कमीशन हो, भले वो टर्नओवर बेस्ड कमीशन हो या कोई भी कमीशन है, दैट कमीशन इज टैक्सेबल, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस के केस में क्या होगा? तो सर बोनस भी तो टैक्सेबल होता है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी बोनस मिलता है दैट बोनस इज ऑल्सो टैक्सेबल। लेकिन बोनस अगर सिर्फ डिक्लेयर दे रखा है, आपको बोनस मिला नहीं है, देन ऑब्वियसली वो टैक्सेबल नहीं होगा। बोनस अगर आपको मिल जाता है तो बोनस टैक्सेबल होता है। अब एक और क्वेश्चन ये आता है, सर एडवांस सैलरी का क्या होगा? बहुत बार सैलरी एडवांस में दी जाती है। एडवांस सैलरी, जैसे किसी एम्प्लॉय ने बोला मुझे 2 महीने का सैलरी एडवांस दे दो, एम्प्लॉयर ने उसको 2 महीने का सैलरी एक साथ में दे दिया, तो क्या एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होती है? आंसर इज यस।
क्योंकि सेक्शन 15 ये बोलती है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। तो एडवांस सैलरी आपको रिसीव होगी तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन में सिर्फ एडवांस लिखा हुआ है या कभी क्वेश्चन में एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना ये एडवांस सैलरी नहीं है। अगर ओनली एडवांस दे रखा है या एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे रखा है तो ये एडवांस सैलरी नहीं है, ये लोन है। तो लोन अभी टैक्सेबल नहीं होता है ऑब्वियसली। जिस ईयर में जिस टाइम पे आप लोन का अगर उसको एडजस्ट करते हैं सैलरी के सामने, उस टाइम पे वो टैक्सेबल होगा, अभी टैक्सेबल नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, देखो एडवांस सैलरी अगर दे रखा है आपको टैक्सेबल करना है, लेकिन अगर एडवांस सिर्फ लिखा हुआ है, ओनली एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे रखा है, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज लाइक अ लोन। एक होता है अरियर्स सैलरी। अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सैलरी को लेकर पहले कोई डिस्प्यूट हो गया था, हो सकता है पहले कोई सैलरी को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, या फिर क्या होता है बहुत बार आपका रेट्रोस्पेक्टिवली सैलरी आपका एम्प्लॉयर बढ़ा देता है कि चलो तुम्हारी सैलरी है वो बढ़ा दी रेट्रोस्पेक्टिवली। तो उस केस में अरियर्स ऑफ सैलरी कब टैक्सेबल होगी, तो अरियर्स ऑफ सैलरी है वो तब टैक्सेबल होती है जिस ईयर में वो एक बार कॉन्क्रीट हो जाता है करके, ठीक है, एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि आपको ये सैलरी मिलेगी, उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगी। दैट इज द अक्रूड। या फिर आपको रिसीव होता है विच एवर इज अर्लियर है, उस बेसिस पे टैक्सेबल होगी। तो देखो अरियर्स ऑफ सैलरी के केस में मैं ये बोलूंगा, अगर कोई सैलरी डिस्प्यूटेबल थी और अब आपको मिलती है तो अरियर्स ऑफ सैलरी जब आपको मिलेगी उस टाइम पे टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू ग्रेचुइटी। अब एक बात समझना, ये ग्रेचुइटी क्या होता है, कैसे होता है, वो ऑलरेडी आपको सब रेगुलर बैच में बता चुका हूं। ग्रेचुइटी जो है जब मिलती है तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है। तो ग्रेचुइटी दो टाइम पे मिल सकती है। एक तो आपके ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, मींस आप जॉब भी कर रहे हो और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही आपको ग्रेचुइटी मिल गई, तो ध्यान रखना इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। भले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा फुल्ली अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन अगर ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है तो उस केस में आपको ध्यान देना है, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुइटी मिली, जब आप रिटायर हो रहे हो और रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुइटी मिलती है, तो उस केस में एक एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1010 की। और ये 1010 की एग्जेम्पशन क्या बोलती है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्ट, जितना ग्रेचुइटी मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्ट। लेकिन सर अगर अदर एम्प्लॉय है तो क्या होगा, जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उस केस में क्या होगा, तो अदर एम्प्लॉय में आपको देखना पड़ेगा कि वो पोगा एम्प्लॉय है या नॉन पोगा एम्प्लॉय है। पोगा एम्प्लॉय उसको बोलते हैं जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है, और नॉन पोगा एम्प्लॉय उसको बोलते हैं जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 अप्लाई नहीं होता। तो अगर कोई पोगा एम्प्लॉय है तो उस केस में भी एग्जेम्पशन तो मिलता है, लेकिन एग्जेम्पशन कितना मिलता है उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। वो फॉर्मूला बेस एग्जेम्पशन मिलता है। और फॉर्मूला बेस एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 15 डिवाइड बाय 26 करिए, दैट इज द हाफ मंथ सैलरी। 15 डिवाइड बाय 26, और एक मंथ में यहां पे 26 डेज बोला हुआ है, तो 15 डिवाइड बाय 26 आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, ठीक है। सो 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई करिए सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा लीजिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखो वापस से, सबसे पहली चीज, अगर ग्रेचुइटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है सबके लिए टैक्सेबल है, कोई भी एम्प्लॉय हो सबके लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर मान लो ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पूरा एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर एम्प्लॉय में अगर पोगा एम्प्लॉय हो तो एग्जेम्पशन मिलेगा, बट एक फॉर्मूला बेस क्या रहेगा, 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा मैक्सिमम 20 लाख रुपए, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ही आता है यहां सैलरी पर मंथ का मतलब क्या। तो सैलरी पर मंथ मींस आप एक काम करिए, जब उसका रिटायर हुआ उस टाइम पे लेटेस्ट बेसिक सैलरी कितना था वो ले लीजिए, जो लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ है वो लीजिए, और जो डीए है वो भी ले लीजिए। लेकिन डीए में आपको दोनों लेना है, मींस डीए इन टर्म्स से नॉट इन टर्म्स से, दोनों डीए को, टोटल डीए को आपको कंसीडर करना है, ये आपका सैलरी पर मंथ हो जाएगा। तो देखो 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ में लेटेस्ट बेसिक प्लस लेटेस्ट डीए, डीए में आपको दोनों लेना है, और मल्टीप्लाई आप किसको करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यहां पे एक चीज समझना, अगर आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है वो फ्रैक्शन में आ जाता है। फ्रैक्शन मींस आपको दे रखा है कि 26 ईयर एंड 7 मंथ का सर्विस रेंडर किया, तो हमेशा ध्यान रखना यहां पे फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ होगा। पोगा के केस में राउंडेड ऑफ होगा। अगर 6 मंथ से ज्यादा का फ्रैक्शन है तो उसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए, और 6 राउंड ऑफ करना है, 6 मंथ से ज्यादा वाला है तो आपको क्या करना है, 27 ईयर लेना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैंने ले रखा है कि देखिए पोगा के केस में अगर 30 ईयर्स और 4 मंथ है आपको 30 ईयर्स ही लेना है, अगर 30 ईयर्स और 6 मंथ है तो भी 30 ईयर्स लेना है, लेकिन 6 मंथ से ज्यादा है तो आपको 31 ईयर्स लेना है। जैसे 30 ईयर्स और 9 मंथ है तो उस केस
जिसमें आपको 31 ईयर्स है वो आपको यहां पे लेना है। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पोगा एम्प्लॉय के केस में एग्जाम्पशन मिलेगा। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ में लेटेस्ट बेसिक प्लस लेटेस्ट डीए लेना है, डीए में आपको दोनों लेना है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहां नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस में जो भी फ्रैक्शन है, अगर 6 मंथ से ज्यादा का फ्रैक्शन है तो आपको उसको राउंडेड ऑफ करना है, और 6 मंथ से ज्यादा वाले को आपको पूरा साल लेना है। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। लेकिन बेटा एक बात समझना, अगर नॉन पोगा एम्प्लॉय है तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? नॉन पोगा एम्प्लॉय है ना तो एग्जाम्पशन मिलेगा आपका 15 डिवाइड बाय 26 की जगह हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज द हाफ, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब एक चीज समझना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज का मींस क्या? तो यहां एवरेज सैलरी पर मंथ में आपको एक काम करना है कि लास्ट के 10 महीने का मींस जब रिटायर हुआ ना उस मंथ को छोड़ दो, रिटायरमेंट वाले मंथ को छोड़ के पिछले 10 महीने का बेसिक सैलरी का, डीए इन टर्म्स का, ओनली डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन का आप एवरेज करिए। मींस लास्ट के 10 मंथ का, जिस मंथ में रिटायर हुआ उस मंथ को छोड़ दीजिए, उसके पीछे के 10 मंथ का आप क्या करेंगे, बेसिक सैलरी का लास्ट के 10 मंथ का एवरेज करेंगे, डीए इन टर्म्स के लास्ट के 10 मंथ का एवरेज करेंगे, और टर्नओवर कमीशन के लास्ट के 10 मंथ का एवरेज करेंगे, और जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड योर एवरेज सैलरी पर मंथ। जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड योर एवरेज सैलरी पर मंथ। अब एक और चीज समझना, यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस में आपको फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। मींस जैसे 30 इयर्स और 11 मंथ है ना, तो भी आपको 30 इयर्स ही लेना है, 31 नहीं करना। नॉन पोगा में फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने दे रखा, देखिए कि यहां पे 30 इयर्स और 11 मंथ है ना, तो भी मैंने 30 इयर्स ही लिया है इन द नॉन पोगा। और सेकंड आपका क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, नॉन पोगा की बात कर रहे हैं, देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी पर मंथ में लास्ट के 10 मंथ का बेसिक का, डीए इन टर्म्स का और टर्नओवर कमीशन का आप एवरेज ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, हो सकता है पहले आप जैसे मान लो कहीं जॉब पहले थे, आप वहां से रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेचुइटी मिल चुकी है और उस पे आपने एग्जाम्पशन ले लिया। फॉर एन एग्जांपल आपने 7 लाख का एग्जाम्पशन ले लिया। अब आपने कोई नया जॉब ज्वाइन किया, वहां से रिटायर हो रहे हैं, वहां से आपको ग्रेचुइटी मिल रही है, तो ध्यान रखना वहां पे आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशन फिर 20 लाख का नहीं मिलेगा, ओनली 13 लाख का मिलेगा। मींस पहले जितना आप एग्जाम्पशन ले चुके हो वो आप 20 लाख में से लेस कर दीजिए और बाकी वाला जो है वो ही अमाउंट यहां पे आप कंसीडर करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द पेंशन। पेंशन क्या होता है? देखो नॉर्मली पेंशन क्या होती है, जो हर महीने मिलती है रिटायरमेंट के बाद, दैट इज आपको जो लगता है पेंशन, वो पेंशन, ठीक है। तो देखो पेंशन दो तरीके की हो सकती है, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन और एक होती है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है मंथली पेंशन। जो मंथली पेंशन मिलती है ना, जो मंथली पेंशन मिलती है दैट इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन और मंथली पेंशन है ना, वो सबके लिए टैक्सेबल है। मींस इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके लिए टैक्सेबल है। लेकिन सर अगर कम्यूटेड पेंशन मींस आप एक साथ में लमसम करा लेते हो, आप बोलते हो कि पेंशन हमको हर महीने नहीं चाहिए, आप एक काम करिए उसको लमसम में एक साथ में हमको पेंशन दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो दामाद जी है करके, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कम्यूटेड पेंशन मिलती है ना, तो उसके लिए पूरा एग्जाम्प्ट है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है ड्यू टू सेक्शन 1010A करके। 1010A करके सेक्शन है, उसमें कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो पूरा एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो उसमें एग्जाम्पशन मिलता है 1010A में। बट कितना एग्जाम्पशन मिलता है पता है? उसमें आपको देखना पड़ेगा ग्रेचुइटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है, एम्प्लॉय ऑल्सो रिसीव द ग्रेचुइटी, एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी में मिला है, तो उस केस में एग्जाम्पशन मिलेगा कितना पता है? टोटल पेंशन का 1/3। टोटल पेंशन का 1/3 है वो एग्जाम्पशन मिलेगा। बट अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है तो एग्जाम्पशन ज्यादा मिलना चाहिए, तो टोटल पेंशन का 1/2 है वो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो देखो पेंशन के केस में वापस से रिवाइज करते हैं। पेंशन अगर आपको अनकम्यूटेड पेंशन मिलता है, मींस मंथली पेंशन मिलता है, तो वो पूरा टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉय के लिए। लेकिन आपको अगर पेंशन कम्यूट करवा लेते हो, एक साथ में लमसम आप कोई पेंशन ले लेते हो, तो उसमें दो पार्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉय है तो उसमें दो पार्ट होता है कि क्या आपको ग्रेचुइटी मिलता है या नहीं मिलता। अगर ग्रेचुइटी मिलता है तो आपको एग्जाम्पशन थोड़ा कम मिलेगा, कितना? टोटल पेंशन का 1/3। बट अगर ग्रेचुइटी नहीं मिलता तो आपको टोटल पेंशन का 1/2 है वो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब यहां टोटल पेंशन का मतलब होता है टोटल पेंशन, मींस कम्यूटेड अनकम्यूटेड दोनों को मिला के जो टोटल पेंशन बनता है ना, वो एग्जामिनर आपको कैसे देगा पता है? कि आपको 5 लाख का पेंशन मिल रहा है 50% के लिए, तो 5 लाख का आपने कम्यूटेशन कराया 50% के लिए, तो 5 लाख तो आपको मिल रहा है, तो 5 लाख का 1/2 या 1/3 नहीं करना है आपको। 5 लाख है वो 50% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होगा? 10 लाख होगा। मींस 100% के लिए 10 लाख होगा। 10 लाख का जो भी 1/3 या 1/2 है उतना आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। एक होता है लीव सैलरी।
सर लीव सैलरी क्या होता है कि आप अगर छुट्टी नहीं लेते हैं और छुट्टी नहीं लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपकी लीव एक्यूमुलेटेड होती जाती है, तो उसको आप एनकैश करा सकते हैं और वो एनकैशमेंट ऑफ द अनयूटिलाइज्ड लीव उसी को बोलते हैं लीव सैलरी। लीव सैलरी के केस में ध्यान रखना, अगर लीव सैलरी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही मिल जाता है, मींस आपकी जॉब चल रही है और आप लीव सैलरी ले लेते हैं, तो उस केस में इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन लीव सैलरी अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हैं, दो पार्ट, अगर आप दामाद जी है मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010 में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर एम्प्लॉय है, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलता है, बट बेटा विच एवर इज लोअर, 4 पॉइंट है, 4 में से विच एवर इज लोअर वाला एग्जेम्पशन मिलेगा। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम पे लीव सैलरी मिलता है, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, उसमें बेटा आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। पहला क्या है, लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, दूसरा 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और चौथा मैक्सिमम 3 लाख, विच एवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम पे लीव सैलरी मिलता है, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, दूसरा 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, तीसरा आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और चौथा मैक्सिमम 3 लाख, विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे सर क्वेश्चन ये आता है कि पहले तो आप एवरेज सैलरी पर मंथ बताओ, एवरेज सैलरी पर मंथ क्या होता है। तो एवरेज सैलरी पर मंथ मींस लास्ट के 10 मंथ की सैलरी, लास्ट का 10 मंथ कहां से लोगे पता है, जिस दिन रिटायर हुआ ना उस दिन से एग्जैक्टली पीछे के 10 मंथ। सपोज रिटायर हुआ कोई पर्सन 16 मार्च को, तो भैया आपका 15 मार्च जो है उसके पीछे के 10 मंथ का आपको एवरेज सैलरी लेनी है, बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन का एवरेज। सो जब वो रिटायर हुआ उसके एग्जैक्टली पीछे के 10 मंथ का आपको एवरेज लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का, लास्ट के 10 मंथ का एवरेज ले लो, दैट इज कॉल्ड एवरेज सैलरी पर मंथ। लेकिन सर लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, लीव क्रेडिट मींस आपको लीव अलाउड कितनी थी माइनस लीव टेकन कितनी है, लीव अलाउड कितनी थी माइनस कर दीजिए लीव टेकन, तो आपको मिल जाएगा लीव क्रेडिट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे लीव क्रेडिट आपको मंथ्स में लेना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको दे रखा है लीव क्रेडिट 120 डेज का है, तो 120 डेज नहीं लिखेंगे आप, यहां पे 120 डेज को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, और 120 डेज को आप मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो आपके 4 मंथ हो जाते हैं, तो आप लिखेंगे 4 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे लीव क्रेडिट निकालते टाइम आपको मैंने क्या बोला, आप लोगे क्या, अलाउड लीव माइनस लीव टेकन। अब ध्यान रखना, लीव क्रेडिट कैलकुलेट करते टाइम हर कंप्लीटेड ईयर के लिए मैक्सिमम आपको 1 मंथ का लीव अलाउ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि हर कंप्लीटेड ईयर के लिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने जो सर्विस कंप्लीट की थी वो 20 ईयर्स की थी, तो 20 ईयर्स के लिए यहां पे लीव अलाउड जो है ना वो 20 ईयर्स, तो पर ईयर के लिए कितना हो सकता है, मैक्सिमम 30 डेज का हो सकता है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय आपका 30 डेज, इट मींस आपको मैक्सिमम कितना हो सकता है, 600 डेज का आपको लीव है वो अलाउ हो सकता है। माइनस मान लो 480 डेज का आपने लीव लिया था, तो उसमें से 120 डेज है वो आपका लीव क्रेडिट हो जाएगा, मींस 4 मंथ है वो आपका लीव क्रेडिट यहां पे आ जाएगा। तो ध्यान रखना, यहां पे लीव क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। लेकिन जब आप लीव अलाउड लेते हैं ना, तो उसमें मैक्सिमम 30 डेज लेना है फॉर द कंप्लीटेड ईयर, जितने ईयर का आपने सर्विस कंप्लीट किया है उसका मैक्सिमम हर ईयर का 30 डेज से ज्यादा लीव अलाउ नहीं हो सकता। तो देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल पे अटेंशन। हम बात कर रहे हैं लीव सैलरी की। अगर लीव सैलरी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है पूरा टैक्सेबल होगा, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदर एम्प्लॉय है तो क्या होगा, विच एवर इज लोअर। 4 पॉइंट है, 4 में से विच एवर इज लोअर। सबसे पहला लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, दूसरा 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और चौथा मैक्सिमम 3 लाख, विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एवरेज सैलरी पर मंथ में आपको क्या करना है, जिस डेट को रिटायर हुआ उसके एग्जैक्टली पीछे के 10 महीने का बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का आपको एवरेज लेना है। और यहां लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे, अलाउड लीव माइनस लीव टेकन, और अलाउड कितना होगा, हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 30 डेज का लीव ही अलाउ हो सकता है। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अगर कोई एसएससी जो है उसको वीआरएस ले लेता है, जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय वीआरएस ले लेता है, वीआरएस का मतलब अपनी मर्जी से रिटायर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, उसको कंपनी पैसा भी देती है, तो उसमें एग्जेम्पशन मिलती है 1010C में। और ये एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, तो एग्जेम्पशन मिलेगी 4.4 में से विच एवर इज लोअर। सबसे पहला अमाउंट तो ये कि आप एक काम करिए, सैलरी पर मंथ लीजिए, और सैलरी पर मंथ का मतलब जब वो रिटायर हुआ उस टाइम उसका बेसिक सैलरी कितना था, प्लस डीए इन टर्म्स कितना है, और टर्नओवर कमीशन। सैलरी पर मंथ में मतलब रिटायर हुआ उस टाइम पे उसका बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन लेंगे। तो सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ करिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ किया, इसका मतलब मैं बोल दूं 3 मंथ सैलरी।
रिटायर हुआ उस टाइम पे जो सैलरी थी 3 मंथ का सैलरी, और सैलरी में क्या आएगा, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, मल्टीप्लाई करिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कितने साल की सर्विस कंप्लीट की है उसने। यहां पे फ्रैक्शन आपको इग्नोर करना है। मींस अगर 20 इयर्स और 9 मंथ दे रखा है, आपको 20 इयर्स ही लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको समझने की कोशिश करो कि सैलरी पर मंथ, अभी का सैलरी कितना है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 मंथ का सैलरी हो गया, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोलूं, जितने साल की सर्विस कंप्लीट हुई, हर साल के लिए 3 मंथ का सैलरी, हर साल के लिए फॉर एवरी ईयर 3 मंथ का सैलरी, इन सिंपल वर्ड ऐसा बोल सकता हूं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि 3 मंथ का सैलरी, 3 मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा क्या लेने का, सैलरी पर मंथ मींस अभी का जो सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ द सर्विस, कि अगर वो जॉब पे आता तो कितने मंथ और बाकी थे उसके रिटायरमेंट में। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एग्जामिनर ऐसे देगा कि सपोज उसके 60 मंथ है वो पेंडिंग थे, या 60 मंथ पेंडिंग थे, तो उसको आप 5 इयर्स भी बोल सकते हैं करके, ठीक है। तो 5 इयर्स का सर्विस पेंडिंग था, तो दैट इज द 60 मंथ। तो आप क्या करेंगे, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और चौथा जो है दैट इज द 5 लाख व्हिच एवर इज लोअर। तो मैंने क्या बोला, वीआरएस कंपनसेशन। वीआरएस कंपनसेशन है जब भी आपको मिलता है उसमें एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, तो देखो सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ ऑफ रिमेनिंग सर्विस। तीसरा क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और चौथा मैक्सिमम 5 लाख व्हिचएवर इज लोअर है, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक कंसेप्ट आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है कि अगर कोई एसएससी को रिट्रेंच किया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, रिट्रेंचमेंट मतलब उसको निकाला जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलता है। तो उस कंपनसेशन में भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एग्जेम्पशन कितना ले सकते हैं पता है, कि जो भी आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कंपनसेशन रहेगा और मैक्सिमम 5 लाख व्हिचएवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो कंपनसेशन एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैक्सिमम 5 लाख रुपीस व्हिचएवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन ये कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट निकालते कैसे है, तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है 15 डिवाइड बाय 26 हाफ मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ। मींस लास्ट 3 मंथ का एवरेज सैलरी कितना है वो आप ले लीजिए, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यहां पे फ्रैक्शन अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो आपको राउंडेड ऑफ करना है। यहां पे फ्रैक्शन अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो आपको राउंडेड ऑफ करना है, जैसे अपन पोगा एम्प्लॉय में करते थे वैसे। अब यहां पे सैलरी में क्या लेना है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। देखो सैलरी में मैक्सिमम जगह यही डेफिनेशन है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन है, यही आपकी डेफिनेशन रहेगी सैलरी पर मंथ की करके, ठीक है। तो देखो बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, लास्ट के 3 मंथ का एवरेज ले लीजिए 15 डिवाइड बाय 26 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और फ्रैक्शन अगर 6 मंथ से ज्यादा का है तो आपको यहां पे राउंडेड ऑफ करना है। दैट इज कॉल्ड योर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एग्जेम्पशन। अब आगे चलते हैं हम अलाउंसेस पे। तो यहां पे कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। अब एक चीज समझना, ये अलाउंसेस क्या होते हैं कि मंथली आपको कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट मिलेगा, भले आप खर्चा करो या ना करो, आपको अलाउंस मिलेगा। दैट इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ऑल। तो दिस इज कॉल्ड योर अलाउंसेस। अब अलाउंसेस को आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहां पे पहला वाला जो कम्यूटेशन है और दूसरा वाला चिल्ड्रन एजुकेशन चिल्ड्रन हॉस्टल है, ये सी से चालू हो रहा है, तो अपन इसके लिए सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो सी के आपके 3 पार्ट हो गए। उसके बाद में आपका यू लिख लेता हूं, टी लिख लेता हूं, और ए को एल, तो इसको कुत्ता बोल सकता हूं, सी यू टी है कुत्ता करके, ठीक है। और यहां पे मैं लिख रहा हूं टी सी उधर है मींस एच आर ए करके, ठीक है। तो देखो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अलाउंसेस में कुत्ता टीसी उधर है, कुत्ता टीसी उधर है, कुत्ता में सी 3 है करके, ठीक है। सबसे पहला कौन सा, कम्यूटेशन अलाउंस। कम्यूटेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑफिस से घर पे ऑफिस करिए, ठीक है। ये डिडक्शन यहां पे एग्जेम्पशन मिलता है, इस कम्यूटेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलता है पता है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को। अगर कोई एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है तो उसको यहां पे एग्जेम्पशन मिलता है कितना, 3200 पर मंथ, मैक्सिमम 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे उसको कम्यूटेशन अलाउंस मिला 5000, तो उसमें से 3200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी है वो टैक्सेबल होगा पर मंथ 3200 पर मंथ कम्यूटेशन अलाउंस। तो कम्यूटेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन है वो सिर्फ किसको मिलता है, जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, ब्लाइंड है, तो उसी को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। अब एक और चीज समझना, दूसरा सी है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलेगा मैक्सिमम 100 पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। क्या बोला, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद आपका चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो सी में 3 आ गए। सबसे पहला कम्यूटेशन अलाउंस करके, कम्यूटेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलेगा किसको, हैंडीकैप्ड को मिलेगा, सिर्फ एंड सिर्फ दिव्यांग एम्प्लॉय को मिलेगा। और कितना मिलेगा पता है, 3200 पर मंथ,
3200 पर मंथ। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो कुत्ता में यू मतलब अंडरग्राउंड अलाउंस, ये अंडरग्राउंड अलाउंस है वो उनको मिलता है जो माइंस में वगैरह काम करते हैं, मैक्सिमम 800 पर मंथ का एग्जामिशन मिलेगा, मैक्सिमम 800 पर मंथ का एग्जामिशन मिलेगा। उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस, जो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज में जो एम्प्लॉय जॉब करते हैं उनको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है, मैक्सिमम 200 पर मंथ का एग्जामिशन मिल जाएगा। उसके बाद ए का मतलब होता है अलाउंसेस टू द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं उनको क्या होता है कि जो ड्राइवर कंडक्टर वगैरह होते हैं जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं उनको अलाउंस मिलता है, तो उसका एग्जामिशन कितना मिलेगा कि जितना उनको अमाउंट मिला मल्टीप्लाई बाय 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। तो जितना उनको अलाउंस मिला उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, जितना अलाउंस मिला उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। तो एक बात बताओ, यहां कुत्ता की लिमिट है, कुत्ता की लिमिट है, ये लिमिट दे रखी है, तो सी में पहले वाला का 3,200 पर मंथ ओनली दिव्यांग के लिए मिलेगा करके, ठीक है। उसके बाद में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड, हॉस्टल 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद में अंडरग्राउंड 800 पर मंथ, ट्राइबल एरिया 200 पर मंथ, और अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के लिए जितना अमाउंट मिलता है उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। अब एक बात समझना, ये टीसी उधर करके, ठीक है, ये टीसी उधर क्या है? तो टी का मतलब ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, सी का मतलब कन्वेंस अलाउंस, यू का मतलब यूनिफॉर्म अलाउंस, डी का मतलब डेली अलाउंस, एच का मतलब हेल्पर अलाउंस, और आर का मतलब रिसर्च अलाउंस, या जिसको आप एकेडमी अलाउंस भी बोल सकते हैं। अब एक बात समझना, ये जो अलाउंसेस होते हैं ना, ये एग्जेम्प्ट उतने होंगे जितना आपने एक्चुअल में खर्चा किया। मींस जितना आपने एक्चुअल में खर्चा किया ना उतने एग्जेम्प्ट होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको अलाउंस मिला 20,000 का, आपने खर्चा 15,000 किया तो 15,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना आपने खर्चा किया उतना एग्जेम्प्ट होगा और बाकी वाला टैक्सेबल होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, टीसी उधर, टीसी उधर में क्या क्या आएगा? ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस एंड रिसर्च अलाउंस। इसमें जितना आप एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करोगे उस पर्पस के लिए उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद कुत्ता टीसी उधर है, सो है मींस एचआरए, एचआरए का एग्जामिशन मिलता है। एचआरए का एग्जामिशन कितना मिलता है? तो एचआरए का एग्जामिशन आपको 1013A में मिलता है। कितना मिलेगा? तीन में से विच एवर इज लोअर। पहला तो 40 या 50% ऑफ आपका सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और यहां सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। क्या बोला मैंने? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन है, वो आपका सैलरी का मतलब होगा। तो देखो सबसे पहला 40 और 50% ऑफ सैलरी। सर 40% कहां, 50% कहां? अब एक बात समझना, जब भी आप मुंबई दिल्ली चेन्नई और कोलकाता जो 4 मेट्रोज है वहां पे रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी, और बाकी किसी भी सिटी में रहते हो तो उस केस में आपका 40% ऑफ सैलरी। तो मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहला आप क्या करेंगे, 40 और 50% ऑफ सैलरी, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जामिशन यहां पे मिल जाएगा 1013A में। अब एक और चीज समझना, इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं ना वो सब टैक्सेबल है। इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ऑल अदर अलाउंसेस है वो आपके पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे, उसमें कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी। एक एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है जिसका एक डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16 में, जिसको अपन नोट नंबर 16 में पढ़ेंगे करके, ठीक है। चलिए अब अपन अगला नोट पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविडेंट फंड। सबसे पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या जिसको मैं एसपीएफ बोलूंगा, इसका मतलब होता है ये गवर्नमेंट कंपनीज पे लगता है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है जैसे इंडियन रेलवे है वहां पे एसपीएफ लगता है, वहां पे जो एम्प्लॉइज है उनके लिए एसपीएफ होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, जो एसपीएफ होता है ना, एसपीएफ में एक चीज समझना, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है उसको आपको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा वो ऑब्वियसली टैक्स भरने के बाद ही करेगा। जैसे एम्प्लॉय का सैलरी है फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपीस, तो वो 10 लाख पे टैक्स भरेगा, उसमें से ही वो कंट्रीब्यूट करेगा तो कोई वापस टैक्सेबल थोड़ी हो जाएगा। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करना। लेकिन एक चीज समझना, एसपीएफ में अगर एम्प्लॉय ने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है तो उसको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना एसपीएफ में, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में होता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है, एज वेल एज उसका जो इंटरेस्ट आता है ना वो इंटरेस्ट भी पूरा एग्जेम्प्ट है। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उस पे जो इंटरेस्ट एवरी ईयर अक्रूड होगा वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और लमसम जो पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है। तो कुल मिला के एसपीएफ जो है उसमें सब एग्जेम्प्ट है। एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट है, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा वो भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या जिसको आरपीएफ बोलते हैं। अब एक बात समझना, ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या जो आरपीएफ होता है वो क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड होता है जिसका रिकॉग्निशन ले रखा होता है।
मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स कमिश्नर या जो सीसीआईटी या सीआईटी होते हैं वो इसका रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये रिकॉग्नाइज्ड है, मींस यहां से अप्रूवल ले रखा होता है, उसको अपन बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, आरपीएफ में जब भी कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको तो आपको इग्नोर कर देगा क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स भरने के बाद ही डाला होगा, लेकिन इसका एटीसी में एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना वो एग्जेम्प्ट तो होता है, लेकिन कितना, अप टू 12% ऑफ द सैलरी। जितना एम्प्लॉय का सैलरी है उसका अप टू 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होता है। और सैलरी में क्या लेंगे, या बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी में क्या लेंगे, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन है वो अपन लेंगे। अब एक चीज समझना, जो इंटरेस्ट आता है ना वो इंटरेस्ट अप टू 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, आरपीएफ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट 9.5% पर एनम है, उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। और जो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है ना, वो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है आरपीएफ से, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आरपीएफ का पैसा जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट तभी होगा जब एम्प्लॉय ने एटलीस्ट 5 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए सर्विस रेंडर्ड की है। मींस एटलीस्ट 5 इयर्स तक सर्विस रेंडर्ड की है तो ही एग्जेम्प्ट होता है। 5 इयर्स से कम सर्विस रेंडर्ड की है तो जो जो पहले एग्जेम्पशन लिया था ना उतना वाला अमाउंट अब टैक्सेबल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन एक चीज समझना, 5 इयर्स से कम सर्विस रेंडर्ड की है तो भी 3 केसेस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कब, या तो कोई एम्प्लॉयर का बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर का बिजनेस है वो शट डाउन हो जाता है, क्लोज डाउन हो जाता है, या एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है ड्यू टू द इल हेल्थ, मींस उसकी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही, या फिर जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है वो इस इंस्ट्रक्शन के साथ हो रहा है कि उसका जो भी आरपीएफ का बैलेंस है वो नए एम्प्लॉयर के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दे। मींस अगर पुराने एम्प्लॉयर को ये बोलता है कि जो मेरे आरपीएफ का बैलेंस है उसको नए एम्प्लॉयर के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दे, अगर ऐसा बोलता है, या फिर वो बोलता है कि इसको एनपीएस में ट्रांसफर कर दे, एनपीएस जो अंडर सेक्शन 80 सीसीडी वाला रहता है उस एनपीएस में न्यू पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर दे, तो उस केस में यहां पे एम्प्लॉय को कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, इवन 5 साल का सर्विस उसने रेंडर्ड नहीं किया है। अब एक चीज समझना, इस बार एक अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट ये बोलता है कि देखो एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पे आरपीएफ में जो इंटरेस्ट आता है ना वो इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। मींस जो भी आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस रहेगा उस पे 9.5% तक इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। एज वेल एज द जो आपका ये एसपीएफ वाला इंटरेस्ट है वो तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है। यहां पे इस बार एक अमेंडमेंट किया और लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एम्प्लॉय ने जो खुद का कंट्रीब्यूशन किया है ना, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन है उस पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे अगर एम्प्लॉय ने 2,50,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ना तो 2,50,000 तक का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और 2,50,000 से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो टैक्सेबल होगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, एसपीएफ में या आरपीएफ में, तो एसपीएफ आरपीएफ में अगर उसने कंट्रीब्यूशन किया और वो 2,50,000 से ज्यादा है पर एनम, सो 2,50,000 से जितना भी ज्यादा वाला कंट्रीब्यूशन रहेगा ना उस ज्यादा वाले कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। 2,50,000 तक कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा एम्प्लॉय के हाथ में ऑन आरपीएफ एज वेल एज द एसपीएफ। और ये अमेंडमेंट कब से है, 1 अप्रैल 2021 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद में एम्प्लॉय जो खुद का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ आरपीएफ में डालता है, अगर उसका 2,50,000 से ज्यादा वाला है तो 2,50,000 वाले कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर ऐसा एम्प्लॉय है जिसके लिए एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके लिए एम्प्लॉयर नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो यहां पे 2,50,000 की जगह जो आपकी लिमिट है वो 5 लाख हो जाएगी। मींस 5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अप टू 5 लाख तक रहेगा उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है। अब एक और चीज समझना, ये जो अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है ओनली कंट्रीब्यूशन मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। उसके पहले के जितने भी कंट्रीब्यूशन थे ना वो भले 250 से ज्यादा थे 250 से कम थे, उस पे जो इंटरेस्ट आता रहेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसका रिकॉग्निशन नहीं ले रखा। तो एक बात समझना, जो यूआरपीएफ में जब पैसा डालते हैं तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करना है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन टैक्सेबल कब होता, जब आप रिटायर हो जाते हो। जब आप रिटायर होते हो और यूआरपीएफ से जो भी पैसा मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वापस मिलता है तो उस पर कोई टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय ने जब पैसा डाला होगा तब उसने ऑलरेडी टैक्स भरने के बाद डाला होगा, तो वही वाला पैसा अगर वापस मिल जाता है तो ऑब्वियसली इसको तो आपको इग्नोर करना है। और एक चीज समझना, यहां एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करता है यूआरपीएफ में तो यहां पे एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता, वहां पे एसपीएफ आरपीएफ में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था उस पे एटीसी का डिडक्शन मिलता है, बट यूआरपीएफ के केस में एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता। अब एक चीज समझना,
जो भी उसको लमसम पैसा मिलता है उसमें एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर करोगे। दूसरा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया था और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट था वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में, बट ये कब टैक्सेबल होता है, जब रिटायर हो जाता है तब। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सुपर एन्युएशन फंड। अब एक बात समझना है, ये सुपर एन्युएशन फंड वैसा ही होता है जैसा आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एवरी मंथ जाता है, सुपर एन्युएशन फंड में आप एनुअली कंट्रीब्यूट करते हो। तो सुपर एन्युएशन फंड में एक चीज समझना, जो एम्प्लॉय, दो तरह के सुपर एन्युएशन फंड होते हैं, एक अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, एक अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। अगर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करो, लेकिन यहां पे आपको एटीसी में डिडक्शन मिल सकता है। यहां पे आप लिख लेना एटीसी में डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉय को अगर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में पैसा डाला। उसके बाद जो इंटरेस्ट आता है ना अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड पे, वो भी एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी एग्जेम्प्ट है। कितना? अप टू 7,50,000 पर एनम। पूरे साल का मिला के 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। 7,50,000 से जितना ऊपर वाला रहेगा वो टैक्सेबल होगा, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, आपको एटीसी में डिडक्शन मिल सकता है। इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कितना? अप टू 7,50,000 पर एनम। अब ये 7,50,000 पर एनम, बट एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 और क्लॉज नंबर 7 में आएगा। अब ये क्या है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बताता हूं। तो अब एक चीज समझना, मैंने क्या बोला, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का अप टू 7,50,000, और जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और लमसम पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है तो ट्रीटमेंट सेम वैसा ही होगा जैसा यूआरपीएफ के केस में होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में हो रहा था, वैसा ही ट्रीटमेंट होगा अगर अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है तो। अब बात करते हैं अपन परक्यूजिट की, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। परक्यूजिट क्या होता है? तो परक्यूजिट और आपके अलाउंसेस में फर्क होता है। परक्यूजिट तब मिलता है जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है दैट इज द कॉल्ड परक्यूजिट। बट अलाउंस क्या होता है, एक्चुअल खर्चा नहीं हुआ तो भी अलाउंस मिलेगा। जैसे मान लो आपको हॉस्टल, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, वो अलाउंसेस आपको मिलते रहेंगे। एचआरए मिल रहा है, भले आप रोड पे रहो तो भी आपको एचआरए मिलता रहेगा। सो अलाउंस आपको मिलता रहेगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो या ना हो। लेकिन परक्यूजिट आपको तभी मिलता है जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। या तो आप खर्चा पहले कर लेते हो फिर उसका रीएंबर्समेंट लेते हो, दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट। या बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर खुद आपको फैसिलिटी देता है, जैसे आपको कार प्रोवाइड की गई, हाउस प्रोवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड योर परक्यूजिट। परक्यूजिट है ना, वो एडिशनल बेनिफिट होते हैं। अलाउंसेस होते हैं वो आपके सैलरी का पार्ट होते हैं। जब भी आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको लिखा होता है यही आपको अलाउंसेस मिलेंगे, और परक्यूजिट है वो एडिशनल बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। अब एक चीज समझना, एक चीज समझेंगे। सबसे पहला आता है लीव ट्रेवल कंसेशन। ये लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है कि अगर आप इंडिया में घूमने जाना चाहते हो, अगर आप इंडिया में कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि चलो तुम्हारे ट्रेवलिंग का खर्चा मैं दे दूंगा, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, ट्रेवलिंग का खर्चा है वो दे देता है। तो उसमें आपको क्या एग्जेम्पशन मिलेगी? आंसर इज यस, 10(5) में एग्जेम्पशन मिलेगी। और 10(5) में एग्जेम्पशन कितनी मिलती है समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, आप ट्रेवल कैसे कर रहे हैं। अगर आप ट्रेवल एयर से कर रहे हैं, मीन फ्लाइट से आप ट्रेवल कर रहे हैं और एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा पता है? जो इकोनॉमिक क्लास का फेयर होता है, जहां आप गए थे वहां इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर होता है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और इकोनॉमिक क्लास का फेयर नॉर्मली एयर इंडिया का लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपका इकोनॉमिक क्लास का फेयर है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिचएवर इज लोअर का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, मींस एग्जेम्पशन इतना मिलेगा। लेकिन एक बात समझना, आप कहीं घूमने गए और घूमने जो गए हैं वो किसी और मोड से गए। देखो, एयर से नहीं गए आप, घूमने किसी एनी अदर मोड से गए। एनी अदर मोड में हो सकता है ट्रेन से गए, हो सकता है बाइक लेके गए, हो सकता है कार से गए, हो सकता है आप बैलगाड़ी से गए, आपकी जो मर्जी थी किसी और मोड से गए, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलेगा। बट एग्जेम्पशन कितना मिलेगा पता है? आपको देखना पड़ेगा जहां आप गए हैं वहां पे क्या रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर वहां पे रेलवे जाती है, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, चुक 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 रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस केस में एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी पता है? जितना आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ और आपका फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर, जो रेलवे का फर्स्ट क्लास का एसी फेयर रहेगा विच एवर इज लोअर का, आपको यहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन आप जहां पे गए वहां मान लो वहां रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं, आप कहीं झुमरी तलेगा चले गए, वहां रेल जाती ही नहीं है, तो देखना पड़ेगा वहां पे कोई रिकॉग्नाइज बस का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर वहां रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो उस केस में क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और डिलक्स क्लास का फेयर, जो बस में एक डिलक्स क्लास होता है, डिलक्स क्लास का फेयर विच एवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर वहां पे जहां आप गए थे वहां पे आपका रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है या फिर सिमिलर डिस्टेंस का जो रेलवे का फेयर होता है, फर्स्ट क्लास एसी का फेयर, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी का जो फेयर सिमिलर डिस्टेंस का रहेगा, उतने का आपको एग्जेम्पशन यहां पे मिल जाएगा। अब और एक और चीज समझना, यहां लीव ट्रेवल कंसेशन का जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ किसके ट्रेवल के लिए ले सकता है? एक तो एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय के साथ में उसके घर वाले भी जा सकते हैं। लेकिन घर वालों में कौन कौन जा सकता है पता है? स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट रिलेटिव।
यहां पे एग्जेम्पशन जो एलटीसी का मिलेगा वो किसके ट्रेवलिंग के लिए मिलेगा, एम्प्लॉय के ट्रेवलिंग के लिए, एंड उसके साथ उसके रिलेटिव में कौन कौन आएगा, एक तो स्पाउस, एक चिल्ड्रन और एक डिपेंडेंट रिलेटिव। और डिपेंडेंट रिलेटिव में नियर एंड डियर कौन, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। क्या बोलोगे, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। सो मदर फादर ब्रदर सिस्टर है, वही चार लोग है, वो डिपेंडेंट है, वो आप पे डिपेंडेंट रिलेटिव, यहां पे चिल्ड्रन एंड स्पाउस है, उन्हीं को लेके आप जा सकते हो घूमने के लिए, उनका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। बाकी को अगर लेके गए तो उसका पैसा एम्प्लॉयर ने दिया तो वो पूरा टैक्सेबल होगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, चिल्ड्रन के केस में आप ये एग्जेम्पशन मैक्सिमम 2 बच्चों पे ले सकते हैं अगर वो 1 अक्टूबर 1998 के बाद बॉर्न हुए। अगर बच्चों का बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1998 के बाद है, 1 अक्टूबर 1998 के बाद है, तो उसमें मैक्सिमम आप 2 बच्चों पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं, 2 से ज्यादा बच्चों पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात समझना, अगर पहली बार आपका एक ही बच्चा हुआ और सेकंड टाइम आपको पता नहीं था कितने बच्चे होंगे, और सेकंड टाइम मान लो आपके ट्विंस हो गए, तो टोटल 3 बच्चे हो गए, आपको एग्जेम्पशन पूरे 3 पे मिल जाएगी, क्योंकि सेकंड टाइम आपको पता नहीं था ना कितने बच्चे होंगे, तो पूरे 3 पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन एक बात समझना, पहली बार ही आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, पहली बार ही आपके ट्विंस हो गए, तो फिर आपको पता है ना भाई कि 2 हो गए, तो अब रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाना जानम रुक जाना, यहां रुक जाओ करके। बट मान लो आपने एक और बच्चा कर लिया, तो टोटल यहां पे 3 बच्चे हो गए, एग्जेम्पशन आपको 2 पे ही मिलेगी। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर पहला 1 चाइल्ड था, उसके पास मल्टीपल, उसके बाद मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं, तो जितने भी मल्टीपल बर्थ है सब पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर पहली बार मल्टीपल बर्थ हो चुके हैं, उसके बाद में और अगर बच्चे होते हैं, तो उस पर एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ये एलटीसी का जो एग्जेम्पशन है ना, ये आपके हर 4 साल के ब्लॉक में 4 कैलेंडर ईयर का ब्लॉक होता है, उसमें से 2 कैलेंडर ईयर तक आप ये एग्जेम्पशन ले सकते हैं, 2 बार आप ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और अभी आपका जो ब्लॉक है वो 2018 से लेकर 2021 का 4 साल का ब्लॉक रहता है, उसमें से 2 बार आप ये बेनिफिट एग्जेम्पशन का ले सकते हैं। और एक बात बताओ, अगर मान लो 2 बार नहीं ले पाते तो आप एक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जैसे एक बेनिफिट है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगला जो 4 का ब्लॉक रहेगा दैट इज 2022, 23, 24, 25, तो 22 से 25 के बीच में फिर आप 3 का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी देता है, मींस आपका हॉस्पिटल का बिल वगैरह है वो एम्प्लॉयर देता है, नर्सिंग होम का बिल अगर एम्प्लॉयर देता है, तो उस केस में ये परक्यूजिट माना जाता है, ये टैक्सेबल होता है, लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगी। सबसे पहली चीज, अगर ट्रीटमेंट आप कहां पे करा रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट अगर हो रहा है इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में कहां पे हो रहा है, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में होता है, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में होता है, तो उस केस में ये बेनिफिट पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर आपका ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में हुआ, या फिर यहां पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हुआ, तो जो भी आपका जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कहीं और ट्रीटमेंट हुआ तो उस केस में ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कहीं और ट्रीटमेंट हुआ तो उस केस में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लो ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, तो इंडिया के बाहर होता है तो 3 चीजों का खर्चा हो सकता है, एक तो ट्रीटमेंट का, एक स्टे का, और एक तुम्हारा ट्रेवल का बेनिफिट। अब एक बात समझना, अगर इंडिया के बाहर कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उस केस में जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर है और स्टे का बेनिफिट है, स्टे का जो एक्सपेंडिचर है वो एम्प्लॉयर ने दिया, तो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी जितनी आरबीआई की प्रिस्क्राइब लिमिट है। जो आरबीआई की प्रिस्क्राइब लिमिट है, जितना आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, ट्रेवल का जो बेनिफिट दिया एम्प्लॉयर ने, ट्रेवल का खर्चा जो एम्प्लॉयर ने दिया, उस केस में वो ट्रेवल का बेनिफिट है वो आपका पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख है। अगर आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो अप टू 2 लाख है, लेकिन अगर मान लो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपका ट्रेवल का बेनिफिट जो भी रहेगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, देखो ट्रीटमेंट का और स्टे का बेनिफिट है वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू द आरबीआई लिमिट, लेकिन आपका जो भी ट्रेवल का एक्सपेंडिचर है वो एम्प्लॉयर ने रिएम्बर्स किया तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है। मींस आप ट्रेवल बेनिफिट वाला पहले छोड़ दो, फिर आप जीटीआई निकालो, इफ जीटीआई इज अप टू 2 लाख रुपीज, 2 लाख या उससे कम है, तो उस केस में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा ट्रेवल का बेनिफिट, लेकिन अगर जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपका अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, मेडिक्लेम है, वो एम्प्लॉयर पे करता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये बेनिफिट कोई भी टैक्सेबल नहीं होता। जो मेडिक्लेम पे करता है, इंश्योरेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो एम्प्लॉयर ने पे किया तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, या तो एम्प्लॉय का होना चाहिए, स्पाउस का होना चाहिए, चिल्ड्रन का होना चाहिए, डिपेंडेंट रिलेटिव का होना चाहिए। रिलेटिव में वही मदर फादर ब्रदर सिस्टर। तो मैंने क्या बोला, एग्जेम्पशन ट्रीटमेंट किसका, एम्प्लॉय का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, या डिपेंडेंट रिलेटिव का। एक और चीज समझना, एग्जेम्पशन जो आपको स्टे का मिलता है और ट्रेवल का मिलता है वो सिर्फ 2 लोगों के लिए मिलेगा, एक तो जिसका ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो और उसका एक अटेंडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए 15 लोग गए वहां पे फॉरेन ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है, तो उस केस में 15 लोग जब गए और एम्प्लॉयर ने सबका खर्चा दे दिया, एग्जेम्पशन आप 2 लोगों के लिए ले सकते हो, एक तो तुम्हारा पेशेंट और दूसरा तुम्हारा 1 अटेंडेंट। तो 1 पेशेंट और 1 अटेंडेंट के लिए ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी के लिए नहीं। अब एक और चीज समझना,
बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है, लोन देता है एम्प्लॉय को और उससे बोलता है इंटरेस्ट मत दे या इंटरेस्ट कम दे। तो उस केस में इंटरेस्ट का बेनिफिट भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। कितना टैक्सेबल होता है पता है, कि जितना लोन का अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय जितना इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला। इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला इसका मतलब क्या हुआ, कि जो भी आप एसबीआई का इंटरेस्ट रेट ले लीजिए माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ले लीजिए, माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट करिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने मेरे एम्प्लॉय को 5 लाख का लोन दिया, तो मैंने मेरे एम्प्लॉय को 5 लाख का लोन दिया, मल्टीप्लाई बाय एसबीआई का इंटरेस्ट रेट मान लो 9% है, मेरा एम्प्लॉय कोई इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा है, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% इट्स कम्स टू द 45,000 परक्यूज इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ माय एम्प्लॉय। लेकिन सपोज माय एम्प्लॉय इज पेइंग मी द 4% इंटरेस्ट, इन दैट केस कैन आई से दैट 5% इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है उसको, तो आपका 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% इट्स कम्स टू द 25,000 है, वो मेरे एम्प्लॉय के हाथ में एज अ परक्यूज टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक चीज समझना, यहां पे इंटरेस्ट का बेनिफिट टैक्सेबल होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर लोन अगर अप टू 20,000 का, मीन छोटू मस्सा लोन है, अप टू 20,000 का लोन है, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट बेनिफिट है वो टैक्सेबल नहीं करने का। एक और चीज समझना, अगर लोन लिया गया है, वो लोन किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए लिया गया है, मींस उसको कुछ ऐसा स्पेसिफाइड डिजीज हो गई, कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली बीमारी हो गई और बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बेचारे को लोन दिया गया है, तो उसका इंटरेस्ट बेनिफिट परक्यूजिट में टैक्सेबल नहीं करना। एम्प्लॉय को अगर आपने गिफ्ट दिया तो क्या गिफ्ट टैक्सेबल होता है? गिफ्ट अगर कैश में दिया तो पूरा टैक्सेबल है, अगर इन काइंड दिया तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन 5,000 है तो एग्जेम्प्ट है, 5,000 या उससे ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल है। तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन 5,000 है तो पूरा एग्जेम्प्ट है, 5,000 या उससे ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ईसॉप के केस में क्या होगा, मैं आपको अभी ईसॉप इसके सामने आगे ही मैंने ले रखा है टॉपिक। ईसॉप के केस में क्या होता है कि ईसॉप का बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। ईसॉप का बेनिफिट कितना टैक्सेबल होगा, एफएमवी माइनस इशू प्राइस, कि उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है माइनस एम्प्लॉय ने कितना पैसा दिया तो इशू प्राइस, डिफरेंस है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, तो जिस ईयर में उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाता है। एक और चीज समझना, ये फेयर मार्केट वैल्यू है, वो फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट की लेंगे जिस दिन को उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, तो जिस दिन उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन की आपको क्या लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कौन सी डेट की लेंगे, जिस दिन उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, उस दिन की आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, मूवेबल असेट यूज करने के लिए एम्प्लॉय को देते हैं। एम्प्लॉय के पास में कुछ असेट थी, एम्प्लॉय ले गया और घर पे यूज कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो दो चीजें, अगर कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने के लिए दिया। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर लैपटॉप क्यों देता है एम्प्लॉयर, क्योंकि आपको घर पे भी सुकून ना मिल पाए, आप ऑफिस का काम कर पाओ, तो इसमें कोई एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है, ये बेनिफिट पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहां पे कोई अदर असेट यूज करने के लिए दी है, जैसे टीवी है, एसी है, कैमरा है, बाइक है, तो अदर असेट यूज करने के लिए दिए तो क्या होगा, दो पार्ट। सबसे पहले क्या असेट वो एम्प्लॉयर की खुद की है, अगर एम्प्लॉयर की खुद की है तो 10% ऑफ कॉस्ट ले लो, 10% ऑफ कॉस्ट है वो टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। बट अगर मान लो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो जितना हायर चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किया, जितना हायर चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किया, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, असेट है वो ट्रांसफर कर देता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर है वो असेट ट्रांसफर कर देता है, मींस बेच देता है कम रेट में एम्प्लॉय को। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास में एक बाइक थी, मेरा एम्प्लॉय बोलता है सर ये बाइक मुझे दे दो ना, मैंने कहा ठीक है ले ले 20,000 दे दे, ठीक है, तो मैंने सस्ते में उसको बेच दी। तो उस केस में मैं बताऊं एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट टैक्सेबल होगा, बट टैक्सेबल कितना होगा, डब्ल्यूडीवी माइनस उसने जितना पैसा दिया। तो मैं बताऊं टैक्सेबल कितना होगा, डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन। अब एक चीज समझना, यहां पे आपको ध्यान रखना, अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस केस में डब्ल्यूडीवी कैसे कैलकुलेट करोगे, डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको डेप्रीशिएशन लेस करना है 50% ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड। जब से वो कंप्यूटर लैपटॉप एम्प्लॉयर ने खरीदा था उस डेट से लेके और जब ट्रांसफर किया वहां तक आपको क्या करना है, 50% डब्ल्यूडीवी मेथड से आपको डेप्रीशिएशन लेस करना है, ये डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए। इन केस ऑफ द मोटर कार, कार के केस में ध्यान रखना, अगर कार है तो उस केस में डब्ल्यूडीवी निकालते टाइम 20% डेप्रीशिएशन लेस करना है ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड। लेकिन एक चीज समझना, एनी अदर असेट है, जैसे कैमरा है, बाइक है, कोई अदर असेट है, फर्नीचर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए आपको डेप्रीशिएशन लेस करना है 10% ऑन एसएलएम मेथड से, 10% ऑन एसएलएम मेथड। तो देखो अगर एम्प्लॉय को कम रेट में कोई भी असेट बेची जाती है तो एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कितना होगा, डब्ल्यूडीवी माइनस जितना उसने कंसिडरेशन दिया। डब्ल्यूडीवी कैसे निकालोगे, तो डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए अगर मान लो वो कंप्यूटर लैपटॉप है तो उस केस में डब्ल्यूडीवी मेथड से आपको 50% पर एनम का डेप्रिसिएशन लेना है। कार के केस में 20% डब्ल्यूडीवी मेथड से और अदर असेट के केस में 10% एसएलएम मेथड से आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, और जो भी बचेगा उसमें से कंसिडरेशन को लेस कर दीजिए, डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, यहां डेप्रिसिएशन निकालते टाइम ओनली कंप्लीटेड ईयर का डेप्रिसिएशन लेना है। कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कोई असेट है वो 19 जुलाई
2021 को खरीदी थी और मैंने मेरे एम्प्लॉय को बेच दी, वो बेची मान लो 15 जून 2023 को, तो यहां पे कंप्लीटेड ईयर कितने हुए? तो मैं बताऊं 19 जुलाई 2021 से आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा ऑन द 18 जुलाई 22, और 18 जुलाई 22 के बाद में यहां पे आपका 19 जुलाई 22 से लेके और आपका यहां पे दूसरा 18 जुलाई 23 तक होगा। अब एक बात बताओ, 18 जुलाई 23 से पहले पहले उसने ट्रांसफर कर दिया ऑन द 15 जून 2023 ओनली, तो मैं बोलूं यहां पे 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो कंप्लीटेड ईयर 1 ईयर है, तो 1 ईयर का आप डेप्रिसिएशन लेस कर दो और उसके बाद में जो भी बचता है डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन डिफरेंस है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, सर लंच का फैसिलिटी दिया जाता है बहुत बार एम्प्लॉय को ऑफिस में, कि ऑफिस में उसको लंच का फैसिलिटी दिया जाता है, खाने का फैसिलिटी, तो क्या वो भी टैक्सेबल होगा? ध्यान रखना, अगर मान लो लंच ऑफिस में प्रोवाइड किया जाता है या थ्रू दैट पेड वाउचर आपको पता है वो सुडेक्सो के वाउचर आते हैं, तो वाउचर के थ्रू या ऑफिस में प्रोवाइड किया जाता है और उसकी मार्केट वैल्यू अप टू 50 रुपीज है, अप टू 50 रुपीज पर मील है, तो उस केस में एग्जाम्प्ट है, मींस 50 रुपीज तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जामिनर आपको ऐसे देता है कि लंच फैसिलिटी प्रोवाइड की गई और पर लंच का फेयर मार्केट वैल्यू 70 है, तो ध्यान रखना इसमें 50 रुपीज एग्जाम्प्ट कर दो और 20 रुपीज है वो आप टैक्सेबल कर दो। लेकिन एक और चीज समझना, ऑफिस में बहुत बार टी कॉफी वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो वो टैक्सेबल होगा? नहीं, वो पूरा एग्जाम्प्ट है। एक और चीज समझना, कहीं आपका ऑफिस रिमोट एरिया में और वहां पे लंच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होता है। अब एक और चीज समझना, ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली चीज ये कि सर एक बात बताओ, एम्प्लॉयर जो होता है ना वो कंट्रीब्यूशन करता है अगर 3 जगह, यहां पे ध्यान रखना, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया सपोज आरपीएफ में, या फिर तुम्हारा आरपीएफ में, या फिर तुम्हारा एएसएफ में अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, या फिर तुम्हारा एनपीएस में, एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम। तो देखो आरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था तो हमने देखा था ना वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट है, ऊपर वाला टैक्सेबल है। एएसएफ में मैंने बताया था कि अप टू 7,50,000 तक एग्जाम्प्ट है, ऊपर वाला टैक्सेबल है। और मैं बता दूं न्यू पेंशन स्कीम में तो एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करता है ना वो पूरा टैक्सेबल है। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय के लिए, ये आरपीएफ एएसएफ एनपीएस सब में मिला के 7,50,000 से ज्यादा, मींस 7,50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया, तो जो भी इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 है ना वो परक्यूजिट माना जाएगा और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं, आरपीएफ और आपका एएससी एएसएफ और एनपीएस तीनों में मिला के एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 12 लाख रुपीज, तो 12 लाख रुपीज एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया ना, तो उसमें से 7,50,000 है वो आप देख लो कि भाई वो टैक्सेबल एग्जाम्प्ट है, वो देखेंगे आरपीएफ में कितना एग्जाम्प्ट है वो सब देखेंगे। अब एक बात समझना, इसके ऊपर वाला जो आपका 4,50,000 है ना, दिस 4,50,000 इज फुल्ली टैक्सेबल, ये परक्यूजिट माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया कहां पे, एनपीएस में, एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम जिसको बोल सकते हैं, आरपीएफ में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या एएसएफ में अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, इन तीनों में मिला के पहले तो इन तीनों में जो कंट्रीब्यूशन किया ना वो देख लो, वो एग्जाम्प्ट 750 तक एग्जाम्प्ट होता है टैक्सेबल, वो डिपेंड करेगा कहां किया कैसे किया, लेकिन 750 के ऊपर वाला जितना भी है ना वो पूरा टैक्सेबल है, 750 से ऊपर वाला जितना भी है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना, अगर आरपीएफ एएसएफ आरपीएफ में या फिर एएसएफ में या एनपीएस में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 7,50,000 से ज्यादा, तो जो भी इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 रहेगा ना दैट इज फुल्ली टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट। एक और चीज समझना, ये 7,50,000 से ज्यादा वाला टैक्सेबल तो होता है, बट इस पे हर साल जो इनकम अक्रूड होगी ना वो इनकम भी टैक्सेबल होगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे 12 लाख का कंट्रीब्यूशन किया तो 750 तक जो है 750 छोड़ दो, उसके ऊपर का जो 450 है वो 450 टैक्सेबल हो गया। अब एक बात समझना, एवरी ईयर इस 450 में जो इनकम का एक्रिएशन होगा ना वो इनकम का एक्रिएशन भी टैक्सेबल होगा। इस 450 में जो भी फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्सेबल होगा, और वो टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a) करके। ये 750 से ऊपर वाला टैक्सेबल होता है, ये दे रखा है 17(2)(7) में, 17 सेक्शन सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7, और इस पे जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी, वो दे रखा है 17(2)(7)(a) में। लेकिन ये टैक्सेबल कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? जैसे अगले साल हो सकता है हमारा आरपीएफ का करोड़ों रुपए का बैलेंस पड़ा है, एनपीएस में करोड़ों रुपए का बैलेंस पड़ा है, सर मान लो सुपर एनुएशन में भी लाखों रुपए का बैलेंस पड़ा है, तो उस पर तो इंटरेस्ट आएगा, तो पता कैसे चलेगा कि उस पर कितना है, मतलब 750 से ऊपर वाले पे कितना, नीचे वाले पे कितना, कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने बोला एक फॉर्मूला आप फॉलो करो और इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो भी आएगा वो टैक्सेबल होगा।
फॉर्मूला इन्होंने दिया कि काम करो, फॉर्मूले में इन्होंने बोला टीपी निकालना है करके, ठीक है, टीपी टैक्सेबल होगा। टीपी इज अ बेसिकली 750 से ऊपर वाला जितना कंट्रीब्यूशन जो आपका है, जितना भी रहा होगा, उसके ऊपर जो इनकम आएगी दैट इज टैक्सेबल। वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया, एक काम करिए आप पीसी डिवाइड बाय 2 करिए, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर करिए और प्लस करिए PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। देखो क्या बोला, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। सबसे पहले तो सर ये पीसी क्या होता है? तो पीसी का मतलब होता है कि करंट ईयर में 750 से ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन किया। देखो करंट ईयर में 750 से ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन किया। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि इस साल एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया वो 10 लाख किया, तो मैं बताऊं 10 लाख माइनस 750 को लेस कर दीजिए तो कितना बचा 250। तो 250 दैट इज द पीसी मींस करंट ईयर, आप ऐसे याद रखिए। तो पीसी मींस करंट ईयर में 750 के ऊपर कितना कंट्रीब्यूट किया, दैट इज 2,50,000। तो आप ले लीजिए यहां 2,50,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा 1,25,000। अब एक बात समझना, यहां पे PC1 क्या है? तो PC1 का मतलब होता है कि पिछले सालों में टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना है, जितना 750 से ऊपर कंट्रीब्यूट किया था। और एक बात बताओ, ये अमेंडमेंट लास्ट ईयर से ही आया था, तो आपको सिर्फ लास्ट ईयर देखना है। आप ये समझो ना, PC1 का मतलब आपके लिए लास्ट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 में। प्रीवियस ईयर 2021 में आपका 750 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। सो फॉर एन एग्जांपल आपका लास्ट ईयर में कंट्रीब्यूशन 12 लाख था, तो 12 लाख में से 750 को लेस कर दीजिए, बचेगा कितना 4,50,000। सो 4,50,000 इज योर PC1। सो मैं बताऊं, देखो पीसी का मतलब करंट ईयर में 750 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो ले लीजिए, दैट इज द पीसी डिवाइड बाय 2 करिए, प्लस करिए लास्ट ईयर में 750 से ज्यादा कितना कंट्रीब्यूशन था वो ले लीजिए। और ये टीपी1 क्या है? टीपी1 का मतलब होता है कि लास्ट ईयर में आपका कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a। मींस लास्ट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उस पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो लास्ट ईयर में टैक्सेबल हुआ होगा। जो 750 से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो लास्ट ईयर में टैक्सेबल हुआ था, वो कितना था वो जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए आर। अब आप बोलेंगे आर क्या है? तो आर निकालने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया कि आर के लिए आप एक काम करिए, आई डिवाइड बाय एफ एवरेज करिए। अब आई का मतलब क्या है? इस साल में करंट ईयर में आपको टोटल कितना इनकम हो रहा है, किससे? या तो एनपीएस से, आरपीएफ से या एएसएफ से कितना इनकम हो रहा है, और डिवाइड कर दीजिए कि आपका आरपीएफ, एएसएफ एंड एनपीएस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना था। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना था उसकी टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड योर एफ एवरेज। और इस साल की इनकम को डिवाइड बाय एफ एवरेज से कर दीजिए तो आपको यहां पे रेट मिल जाएगी। तो ये रेट को आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए, आपको इस साल मिल जाएगा कि आपका सेक्शन 17(2)(7)(a) में कितना टैक्सेबल होगा। तो देखो 17(2)(7)(a) क्या है कि जो आपका 2,50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन रहता है ना, उससे जो इनकम होगी वो इनकम भी टैक्सेबल होती है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है समझने की कोशिश करना। फॉर्मूला है बड़ा सिंपल है, आप एक काम करिए, पीसी डिवाइड बाय 2 करिए, मल्टीप्लाई बाय आर करिए और प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर करिए। तो सबसे पहले पीसी का मतलब करंट ईयर में 750 से कितना कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मींस इन एक्सेस ऑफ 750 कंट्रीब्यूशन, वो ले लीजिए, डिवाइड बाय आप 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय आर कर दीजिए। अब एक काम करिए, इसमें ऐड करिए PC1 क्या है, लास्ट ईयर में 750 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, और प्लस TP1 का मतलब होता है लास्ट ईयर में 750 से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था उस पे कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a), वो ले लीजिए और मल्टीप्लाई आर करिए। आर का मतलब होता है कि आप आई डिवाइड बाय एफ एवरेज करिए। आई का मतलब होता है कि इस साल में करंट ईयर में आपका कितना इनकम है, किससे? आरपीएफ से, एएसएफ से एज वेल एज द एनपीएस से, टोटल इनकम कितना है वो ले लीजिए और उसके बाद आप एफ एवरेज से डिवाइड करिए। एफ एवरेज का मतलब होता है कि आपका आरपीएफ में या फिर आपका लाइक एएसएफ में, एनपीएस में आपका स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था 1/4/2021 को, और 31 मार्च 2022 को क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसकी एवरेज ले लो, वो आ जाएगा आपका एफ एवरेज। और आई को एफ एवरेज से डिवाइड कर दीजिए, आपको यहां पे रेट मिल जाएगा। रेट को इससे भी मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका ये वाला अमाउंट है आ जाएगा। कैसे भी करो रट लो करके, बट आरटीपी में क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे भी मैंने ये बिस्टर बाला वाला क्वेश्चन दे रखा है जो आईसीआई का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से करना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द रेंट फ्री अकोमोडेशन या जिसको बोलते हैं हाउस फैसिलिटी। एक बात समझता, अगर एम्प्लॉयर ने आपको घर रहने के लिए दिया
तो उस केस में क्या होगा, दो पार्ट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। मिस गवर्नमेंट के हिसाब से एक लाइसेंस फीस दे रखी होती है, लाइसेंस फीस जितनी भी है उतना टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन अदर एम्प्लॉय है, उसको घर दिया रहने के लिए, तो क्या होगा, तो अदर एम्प्लॉय को घर दिया तो उसमें दो पार्ट। सबसे पहले क्या वो हाउस दिया है वो एम्प्लॉयर का ओन है या एम्प्लॉयर ने भाड़े पे ले रखा है। अगर एम्प्लॉयर का ओन है तो उस केस में टैक्सेबल कितना होगा, 7.5% और 10% और 15% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर का ओन है तो 7.5% या 10% और 15% ऑफ सैलरी। 7.5% आपको तब लेना है जहां पे वो घर है उस एरिया का पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख अप टू 25 लाख है तो आप 10% लीजिए, और वो पॉपुलेशन अगर 25 लाख से भी ज्यादा है तो आप 15% लीजिए। तो देखो 7.5% कब लेना है, जब पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है। 10 लाख से ज्यादा है अप टू 25 लाख है तो 10% लीजिए, और 25 लाख से ज्यादा है तो 15% लीजिए। मेजर टाइम एग्जाम में ऐसा दे रखा होता है, जहां मुंबई दिल्ली के क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको 15% लेना पड़ता है, तो 15% ऑफ सैलरी है वो सीधा टैक्सेबल कर दीजिए। लेकिन एक चीज समझना, अगर मान लो वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, जो घर है वो एम्प्लॉयर ने हायर किया है और वो हायर्ड करके भाड़े पे लेके और एम्प्लॉय को रहने दिया है, तो उस केस में एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट टैक्सेबल होगा, दैट इज द 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस, और आई कैन से दैट रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। सो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर है, उतना एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है कि घर के साथ साथ फर्नीचर भी दिया जाता है। आपको देखना पड़ेगा वो फर्नीचर किसका है। फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर का ओन है तो 10% ऑफ सैलरी है, 10% ऑफ कॉस्ट। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर ओन का है, एम्प्लॉयर का खुद का है, तो 10% ऑफ कॉस्ट है वो टैक्सेबल कर दीजिए। लेकिन अगर मान लो हायर बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में जो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर है वो आप टैक्सेबल कर दीजिए। इस ऊपर वाले परक्यूजिट के साथ में आप ये भी जोड़ दीजिए अगर फर्नीचर दिया जाता है तो फर्नीचर दिया, एम्प्लॉयर का ओन फर्नीचर है, 10% ऑफ कॉस्ट लीजिए। अगर एम्प्लॉयर ने हायर किया हो तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर है वो आप ले लीजिए। अब एक चीज समझना, यहां पे सैलरी का डेफिनेशन क्या आएगा पता है, यहां पे सैलरी का डेफिनेशन आएगा बीडीबी एसीएम। यहां पे सैलरी में आपको बीडीबी एसीएम लेना है, यहां पे सैलरी में बीडीबी एसीएम लेना है। बीडीबी एसीएम का मतलब क्या होता है, बी का मतलब आप बेसिक सैलरी ले लीजिए, डी का मतलब आप डियरनेस अलाउंस लीजिए, कौन सा जो भी डीए है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे डीए जो इन टर्म्स है वही आपको लेना है। जो बीडीबी एसीएम लेते टाइम सबसे पहले बी का मतलब आप बेसिक सैलरी लीजिए, डी का मतलब आप डियरनेस अलाउंस लीजिए इन टर्म्स वाला, उसके बाद बी का मतलब बोनस जो है वो ले लीजिए, ए का मतलब अलाउंसेस ले लीजिए, जो टैक्सेबल अलाउंसेस बचते हैं वो लीजिए, और सी का मतलब आप कमीशन ले लीजिए, और एम का मतलब अगर कोई भी मॉनेटरी इनकम वगैरह है वो आपको लेनी है परक्यूजिट को छोड़ के। मॉनेटरी इनकम जैसे बहुत बार ओवर टाइम कर लेते हैं, ओवर टाइम का सैलरी वगैरह होता है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी इनकम, वो आपको लेना है। तो बीडीबी एसीएम लेना है, बी का मतलब बेसिक लेना है, डी का मतलब डीए इन टर्म्स लेना है, बी का मतलब आपको बोनस लेना है, उसके बाद टी का मतलब आपको टैक्सेबल अलाउंसेस लेना है, सी का मतलब आपको कमीशन लेने हैं ऑल टाइप ऑफ, और अदर मॉनेटरी इनकम है वो भी आपको लेना है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, यहां पे जब आप बीडीबी एसीएम लेते हैं ना, तो बीडीबी एसीएम लेते टाइम आपको उसी पीरियड का लेना है जो करंट ईयर में। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको घर की फैसिलिटी प्रोवाइड की 8 मंथ के लिए, तो वो 8 मंथ का जो सैलरी है बीडीबी एसीएम वही लेना है। इसमें कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको नहीं लेने, क्योंकि वो तो तब मिलेंगे जब आप रिटायर हो जाएंगे और उस टाइम पे आपका घर वापस ले लिया जाएगा। या फिर बहुत बार क्या होता है कि लाइक आपको जो भी आपको पीएफ का इंटरेस्ट वगैरह होता है, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ में होता है वो आपको कंसीडर नहीं करना। जो जैसे ईपीएफ है, ईपीएफ मींस आपका एसपीएफ आरपीएफ का जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो नहीं लेना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपको नहीं लेना। और बीडीपी एसीएम आपको उतने टाइम का ही लेना है जितने टाइम तक आपने वो घर ऑक्यूपाइड किया है। जैसे बहुत बार एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर देखा कि घर अवेलेबल था 9 मंथ के लिए, आपने ऑक्यूपाइड 7 मंथ के लिए किया, तो 7 मंथ का आपको बीडीबी एसीएम है वो आपको लेना है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार होटल दिया जाता है, आपको होटल दिया जाता है कि होटल में रहिए, तो बहुत बार आपको होटल दिया जाता है, होटल फैसिलिटी। अब एक चीज समझना, होटल फैसिलिटी अगर आपको 15 डेज के लिए दी है सिर्फ, और वो भी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब आपका ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर के टाइम पे आपको 15 डेज के लिए अगर कोई होटल फैसिलिटी दी होती है तो टैक्सेबल नहीं होता, बट 15 डेज से ज्यादा के लिए दे रखा है तो उस केस में टैक्सेबल होता है। कितना टैक्सेबल होगा, 24% ऑफ द सैलरी, और सैलरी में वही बीडीबी एसीएम लेना है, और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो क्या बोला मैंने, होटल बेनिफिट में आपके लिए टैक्सेबल होगा कितना, 24% ऑफ द सैलरी बीडीबी एसीएम लेंगे, और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक और चीज समझना, यहाँ हाउस फैसिलिटी होटल फैसिलिटी में जो आप ये टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं ना, एम्प्लॉय अगर उसमें कुछ ना कुछ रेंट पे करता है तो जितना एम्प्लॉय रेंट पे करता है ना वो आप लेस कर दीजिए, जितना एम्प्लॉय रेंट पे करता है वो आप लेस कर दीजिए, जितना एम्प्लॉय रेंट पे करता है वो लेस कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू कार फैसिलिटी। अगर कार फैसिलिटी दी जाती है, कार दो तरीके की यूज हो सकती है, एक तो फुल्ली ऑफिस पर्पज के लिए, एक आपका फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए। देखो कार अगर फुल्ली ऑफिस पर्पज के लिए है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। कार अगर फुल्ली ऑफिस पर्पज के लिए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, एम्प्लॉयर को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ईच जर्नी का।
एंड एम्प्लॉयर इशू सर्टिफिकेट टू एम्प्लॉय के भैया ये कार पूरा ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, एम्प्लॉय के लिए यूज नहीं हो रहा है। लेकिन मान लो अगर कार फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उस केस में टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? देखो सीधी सी बात है, इट इज अ यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अगर कार एम्प्लॉयर की ओन है तो 10% ऑफ कॉस्ट ले लीजिए, हायर बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस ले लीजिए। अगर एक बात बताओ, एम्प्लॉयर है वो पेट्रोल भी भरवाता है, फ्यूल का एक्सपेंडिचर तो वो भी ऐड कर दीजिए। एम्प्लॉयर है उसने रिपेयर मेंटेनेंस पे किया तो वो भी आप ऐड कर दीजिए। एम्प्लॉयर अगर ड्राइवर का सैलरी दे रहा है तो वो भी आप ऐड कर दीजिए, और टोटल जो रहेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, बहुत बार कार पीओपीपी पर्पस के लिए यूज होती है, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। अब एक चीज समझना, यहां पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल के केस में क्या होता है, दो पार्ट, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल पीओपीपी। तो पीओपीपी अगर कोई कार है जो पार्टली ऑफिस के लिए यूज होती है, कभी कभी ऑफिस के लिए, कभी कभी घर के लिए, तो उस केस में क्या होगा? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं दो पार्ट। सबसे पहले अगर कार एम्प्लॉय की, एक बात बताओ, कार एम्प्लॉय की है, ऑफिस के लिए यूज करेगा कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो देखो, कार एम्प्लॉय की है और पेट्रोल डीजल है वो भी एम्प्लॉय भरवा रहा है, बेचारी एम्प्लॉय की कार, और एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है और ऑफिस के लिए भी यूज कर रहा है। एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट मिला क्या? नहीं, तो कोई भी टैक्सेबल नहीं, नथिंग इज टैक्सेबल। बट अगर कार एम्प्लॉय की है और ऑल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर, मींस जितना भी पेट्रोल डीजल है वो एम्प्लॉयर भरवा रहा है, एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो यहां पे एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा पता है? जितना एम्प्लॉयर ने रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस पे किया, मींस जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, माइनस एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेस हो जाएगा, दैट इज 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। 1800 पर मंथ तब होगा जब कार की कैपेसिटी 1600 सीसी तक ही है, अप टू 1600 सीसी या 1.6 लीटर भी बोलते हैं। एंड 1600 सीसी से ज्यादा है तो उस केस में 2400 पर मंथ, इतना आप लेस कर दीजिए, बाकी वाला जो बचेगा ये टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आता, एग्जाम में ये आता है, कार अगर एम्प्लॉयर की है, ऐसा ही होता है बहुत बार, कार एम्प्लॉयर की है और वो पीओपीपी पर्पस के लिए यूज हो रही है, और एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय अगर तेल भरवा रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर पेड बाय एम्प्लॉय, तो उस केस में एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ और टैक्सेबल कितना होगा? या तो 600 पर मंथ या 900 पर मंथ सीधा टैक्सेबल होगा, फ्लैट टैक्सेबल अमाउंट। 600 पर मंथ तब होगा जब 1600 सीसी तक की कार है, 1600 से ज्यादा है तो उस केस में 900 पर मंथ। लेकिन अगर मान लो कार एम्प्लॉयर की है, तेल भी एम्प्लॉयर भरा रहा है, मींस आपका रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट होगा और टैक्सेबल कितना होगा? 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ। 1800 पर मंथ जब कार है वो 1600 सीसी तक है, 1600 से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार अगर पीओपीपी पर्पस के लिए कार है और एम्प्लॉयर जो है वो ड्राइवर भी देता है, तो ड्राइवर का 900 पर मंथ आपको ऐड करना है। 900 पर मंथ है वो आपको ऐड करना है, ड्राइवर के टूवर्ड्स है वो 900 पर मंथ आपको ऐड करना है। एक और चीज समझना, कभी ऐसा हो जाए मान लो कि एक से ज्यादा कार पीओपीपी पर्पस के लिए, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल के लिए 2 कार 3 कार, तो उस केस में एक कार जो है वो तो आपको पीओपीपी माननी है और बाकी सब कार है वो फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए माननी है और पूरा आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉय को, अगर मान लो आप एयरलाइंस में काम करते हो तो आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, आपके घर वाले, उनके लिए एयरलाइंस फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होती है, तो वो कोई बेनिफिट टैक्सेबल होगा क्या? तो इन्होंने क्या बोला कि एयरलाइंस के लिए और रेलवे के लिए जो रेलवे या एयरलाइंस का फैसिलिटी होता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है, वो बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर मान लो बस वगैरह वाले एम्प्लॉय, उनको लो बस का फैसिलिटी है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी अगर दी जाती है, एजुकेशन फैसिलिटी है वो दी जाती है, तो उसके इसमें ध्यान रखना, अगर मान लो एजुकेशन एम्प्लॉय को दिया जा रहा है फैसिलिटी तो पूरा एग्जाम्प्ट है। एम्प्लॉय के बच्चों को दिया जा रहा है और एम्प्लॉय के चिल्ड्रंस को दिया जा रहा है कहां पे पता है? ऐसी स्कूल में जहां जो एम्प्लॉयर का या तो खुद का स्कूल है या एम्प्लॉयर का जहां टाई अप है, वहां एजुकेशन दिया जा रहा है। उसकी वैल्यू जो है ना, वो वैल्यू अगर अप टू 1000 है, जो एजुकेशन फैसिलिटी पर मंथ दी जा रही है, पर मंथ वैल्यू जो है पर चाइल्ड अगर अप टू 1000 है तो पूरा एग्जाम्प्ट है, 1000 से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल है। ध्यान रखना, अगर चिल्ड्रन को एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है और वो एजुकेशन एम्प्लॉयर के ओन स्कूल में दिया जा रहा है या किसी ऐसे स्कूल में जहां एम्प्लॉयर का टाई अप है, उसमें अगर मान लो वो फैसिलिटी की वैल्यू अप टू 1000 है पर मंथ, तो और वो अप टू 1000 है तो पूरा एग्जेम्प्ट है। 1000 से ऊपर हुआ तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, किसके हाथ में? एम्प्लॉय के हाथ में। और बाकी किसी को एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज समझना, ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई का फैसिलिटी फुल्ली टैक्सेबल होता है, फ्री सर्वेंट का फैसिलिटी फुल्ली टैक्सेबल होता है, अदर कोई भी परक्यूजिट है तो वो पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूरी एग्जेम्प्ट है। एक तो तुम्हारा टेलीफोन और मोबाइल बिल है वो एम्प्लॉयर पे करता है, अगर टेलीफोन और मोबाइल का बिल है एम्प्लॉयर ने पे किया, ये पूरा एग्जेम्प्ट है। स्कॉलरशिप अगर दी एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन को तो पूरा एग्जेम्प्ट है। बहुत बार क्या होता है
कि एम्प्लॉयर ने आपको कुछ गुड्स बेचा कम रेट में, जैसे फॉर एन एग्जांपल डी मार्ट है, तो डी मार्ट के एम्प्लॉय को क्या होता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है कम रेट में, लाइक कॉस्ट के रेट में उनको गुड्स दे देते हैं, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है। एज वेल एज द नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स अगर जो है वो एम्प्लॉयर ने पे किया तो वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010 सीसी। अब एक चीज होती है प्रोफेशनल टैक्स, ये प्रोफेशनल टैक्स कुछ कुछ स्टेट में लगता है, तो प्रोफेशनल टैक्स जो है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन कितना मिलता है पता है, 2500 ही प्रोफेशनल टैक्स होता है, तो 2500 पर एनम का आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। अब प्रोफेशनल टैक्स देखो एम्प्लॉय ने खुद ने भरा है तो सीधा आप डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन 16, बट अगर एम्प्लॉयर ने भरा है तो पहले आप ऐड करिए, पहले आप सैलरी में ऐड करिए और फिर आप 2500 मतलब जितना है, मतलब मैक्सिमम 2500 का आपको डिडक्शन मिलता है। तो मैंने क्या बोला, प्रोफेशनल टैक्स है वो अगर एम्प्लॉय ने खुद ने भरा है तो सीधा डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन 16, बट अगर एम्प्लॉयर ने भरा है तो पहले आप ऐड करिए स्टेटमेंट में और फिर आप क्या करिए उस पर डिडक्शन ले लीजिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना डिडक्शन ले सकता है पता है, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन ले सकता है। एक और चीज समझना, सैलरी में एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, सो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 का ले लीजिए। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है पे स्केल का। ये पे स्केल का कंसेप्ट क्या होता है पता है, कि जैसे यहां पे दे रखा है 10,000, 1,000, 13,000, 1,500, 16,000, 2,000, 20,000, 3,000। इसका मतलब क्या होता है कि हर मंथ उसका सैलरी 10,000 रहेगा, 10,000 उसका सैलरी पर मंथ रहेगा, नेक्स्ट ईयर उसमें 1,000 इंक्रीज होगा, मींस 1,000 इंक्रीज होता जाएगा एवरी ईयर टिल जब तक उसकी सैलरी 13,000 ना पहुंच जाती। अगर 13,000 पर मंथ पहुंच गई उसके बाद एवरी ईयर इंक्रीमेंट होगा 1,500 पर मंथ का, 1,500 मींस इंक्रीमेंट होगा फॉर 1 ईयर, उसके बाद 1,500 एवरी ईयर इंक्रीमेंट होगा टिल द टाइम उसकी सैलरी 16,000 नहीं पहुंच जाती। दैट इज कॉल्ड पे स्केल। यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन 89 का एक रिबेट होता है, दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी का रिबेट। ये रिबेट क्या बोलता है पता है, कि अगर मान लो कोई पुराना तुम्हारा अरियर सैलरी इस बार मिला, अभी मिला, तो अभी टैक्सेबल होता है, तो अभी एक बार टैक्सेबल होता है, तो एक बात बताओ, अभी टैक्सेबल होगा तो इस साल का स्लैब से रेट से आपका टैक्स बढ़ जाएगा, तो इसमें एक रिबेट मिलता है। ये रिबेट क्या बोलता है, आप एक काम करो कि करंट ईयर की जो सैलरी है ना उसमें पुरानी अरियर सैलरी को ऐड करके टैक्स निकालो और उसमें से लेस करो करंट ईयर की जो सैलरी है, अरियर सैलरी को हटा के जो टैक्स कैलकुलेट करके लेस कर दो, तो ए माइनस बी कर दो। तो ए क्या, करंट ईयर की सैलरी प्लस अरियर सैलरी पुरानी है उसको ऐड करके उस पर टैक्स निकालो। उसके बाद करंट ईयर की अरियर सैलरी को हटाओ और करंट ईयर की सैलरी पे टैक्स निकालो, पहले वैसे दूसरा टैक्स लेस कर दो, जो भी आएगा। एंड एक काम करो, अरियर सैलरी जिस ईयर की है ना उस ईयर की जो सैलरी थी उस ईयर की सैलरी में अरियर सैलरी ऐड करके टैक्स निकालो, और उस ईयर की सैलरी विदाउट अरियर सैलरी टैक्स निकालो, वो लेस कर दो, मींस यहां सी में से डी को लेस कर दो, और जो भी बचेगा, और अभी पहले वाले में जो आया था और दूसरे वाले दोनों का जो डिफरेंस है उतना आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 89। क्या बोला देखो, करंट ईयर की सैलरी इंक्लूडिंग अरियर सैलरी को ऐड करके टैक्स निकालो, करंट ईयर की सैलरी एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी टैक्स निकालो, ए माइनस बी कर दो। जिस ईयर की अरियर सैलरी है उस ईयर का टैक्स इंक्लूडिंग अरियर सैलरी और उसमें से उस साल का टैक्स एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इस डिफरेंस में से लेस कर दो, वो आपको रिबेट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पे एक जो रूल दे रखा है कोई काम का नहीं, परक्यूजिट आपका जो ईसॉप वाला, एक बात समझना यहां पे ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मैंने वहां पे बोलते टाइम आपको ये बोला था कि ईसॉप टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में आपको ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, ऐसा नहीं है। ईसॉप आपके लिए टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में आपको शेयर अलॉट होते हैं, जिस ईयर में शेयर आपको अलॉट होते हैं ना उस ईयर में टैक्सेबल होता है। और ईसॉप सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, और जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी डेट की लेते हैं, जिस दिन आपका ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जितना भी आपका इशू प्राइस है, ये डिफरेंस है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन सर फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का कैसे, तो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालने का समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो जो शेयर है वो लिस्टेड शेयर है, जो शेयर है वो लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर है तो उस केस में आप एक काम करिए, एवरेज ले लीजिए ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का, कि शेयर उस दिन कितने पे खुला था और कितने पे एंड हुआ था, कितने पे क्लोज हुआ था, उसका आप एवरेज प्राइस ले लीजिए, वो आपका फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, उस दिन अगर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, उस दिन अगर कोई भी ट्रेडिंग है वो नहीं हुई है करके, ठीक है, तो आप एक काम करिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस क्या था, यहां पे देखो क्लोजिंग प्राइस, देखो नॉर्मली लिस्टेड शेयर है तो उस केस में आप एक काम करिए, जिस डेट को ऑप्शन एक्सरसाइज किया ना उस दिन ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज ले लीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज ले लीजिए। बट मान लो उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस क्या था वो आप ले लीजिए, वो फेयर मार्केट वैल्यू होगा। लेकिन अगर शेयर मान लो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे बीएससी एनएससी में ज्यादा दो या दो से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उस केस में आप एक काम करिए, जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ था ना वहां का डेटा लेना है, मींस जिस स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए थे, ज्यादा वॉल्यूम हुए थे, वहां
कहां का आपको डेटा लेना है करके, ठीक है। उसके बाद में एक चीज समझना, अगर कोई अनलिस्टेड शेयर है तो उस केस में मर्चेंट बैंकर है वो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है वो डिटरमाइन करेगा। एक बात समझना, जब भी आप ईसॉप को सेल करते हो ना, जब ईसॉप को सेल करोगे तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और माइनस कॉस्ट क्या लेंगे पता है, वो एफएमवी, जो एफएमवी आपने कंसीडर की थी ईसॉप कैलकुलेट करने के लिए, वो उस शेयर की कॉस्ट हो जाएगी और आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे ईसॉप के केस में मैंने क्या बोला, ईसॉप के केस में आपका जो कैपिटल गेन टैक्सेबल, सॉरी, ईसॉप के केस में जो आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है वो कब टैक्सेबल होता है, जब आपको अलॉटमेंट होता है। लेकिन एक चीज समझना, इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज द स्टार्टअप के केस में। अगर कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप ने क्या किया कि एम्प्लॉय को ईसॉप दिया, तो उस केस में अभी टैक्सेबल नहीं होगा, अभी ईसॉप सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, मींस टैक्सेबल तो होगा बट टैक्स अभी नहीं भरना है, टैक्स है वो बाद में भरना है, या जो एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना है वो एम्प्लॉयर को टीडीएस बाद में काटना है। कब टीडीएस काटना है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि यहां पे अगर ईसॉप के केस में और अगर स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप अगर ईसॉप देता है तो उस केस में एम्प्लॉयर को टीडीएस अभी नहीं काटना। कब टीडीएस काटना है पता है, आफ्टर 48 मंथ फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मींस असेसमेंट ईयर एंड हुआ, उसके बाद 48 मंथ में 4 ईयर और जोड़ दो, और उसके बाद के 14 डेज के अंदर अंदर उसको टीडीएस काटना है, या फिर उसने जॉब छोड़ दिया तो उससे 14 डेज, या फिर उसने वो शेयर सोल्ड कर दिए उससे 14 डेज, विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा तब टीडीएस काटना है। अभी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। सो गाइस, ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को लास्ट में मैं थोड़ा फास्ट भी गया और बहुत ज्यादा एनर्जी लगी इस रिवीजन लेक्चर के लिए। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक 2 बार 4 बार इसको सुनते जाइए, और जब आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में चीजें हैं वो फिट बैठ जाएगी, और जिससे आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर जाएंगे। डीटी का पेपर है वो डिफिकल्ट आता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, और उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी डिफिकल्ट होनी चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। डोंट वरी अबाउट दैट, जितनी बार आप ये लेक्चर सुनेंगे ना उतनी बार आपके दिमाग में चीजें हैं वो रिफ्रेश होती जाएगी, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।